नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को विपक्षी दलों के दुष्प्रचार से भ्रमित न होने की सलाह दी। कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहेगी। प्रधानमंत्री आज सुबह 10:30 बजे वाणिज्य संगठन एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों के 8वें और अंतिम दौर का मतदान जारी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। अमेरिका ने चीन की चिप बनाने वाली कंपनी SMIC पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की रोक लगाई। और क्रिकेट में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत 1 विकेट पर 9 रन से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। कल मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन में श्री मोदी ने किसानों को आश्वासन दिया कि हाल के कृषि सुधारों के विषय में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि हाल में बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बहुत लाभदायक हैं। उन्होंने कहा कि जब एनडीए सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों पर अमल शुरू किया तो विपक्ष ने किसानों में भ्रम और भय फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार का इरादा मां गंगा और मां नर्मदा की तरह पवित्र है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता किसानों के फायदे के इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और भ्रामक बातें फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या पर बातचीत करने को तैयार है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में इस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिसक गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवा रही है। हमारी सरकार ने
जो पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं। याद करिए, 7-8 साल पहले यूरिया का क्या होता था? यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था। यूरिया की जमकर के काला बाजारी होती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरा बड़ा झूठ ये है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में कृषि उपज का विपणन करने वाली कोई भी मंडी बंद नहीं की जाएगी। सरकार ने मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए अधिक की योजना बनाई है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के साथ अनुबंध करने संबंधी कानून में किसानों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था की गई है। नए कानूनों में किसानों को अपनी उपज मंडी या उससे बाहर कहीं भी बेचने की पूरी छूट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुबंध पर खेती में केवल फसलों और उपज का ठेका किया जाता है और जमीन किसान के पास ही रहती है। प्रधानमंत्री ने ये भी आश्वासन दिया कि अगर किसानों के मन में इन सबके बावजूद भी कोई आशंकाएं हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वाणिज्य संगठन एसोचैम की स्थापना सप्ताह के आयोजन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान करेंगे। श्री रतन टाटा टाटा समूह की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एसोचैम की स्थापना 1920 में भारत के सभी क्षेत्रों के वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि संगठन के तौर पर की गई थी। 400 वाणिज्य संघों और व्यापारिक संगठनों वाले एसोचैम में देश में 4.5 लाख से अधिक सदस्य हैं। एसोचैम भारतीय उद्योग जगत के ज्ञान का मुख्य स्रोत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सोमवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के साथ वर्चुअल माध्यम से शिखर बैठक करेंगे। बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारत वियतनाम समग्र रणनीतिक साझेदारी के भविष्य के विकास की दिशा प्रदान करेंगे। दोनों देशों के बीच इस वर्ष उच्च स्तरीय संपर्क जारी रहा है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 8वें और अंतिम चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में जम्मू मंडल के 15 और कश्मीर घाटी के 13 निर्वाचन क्षेत्रों सहित कुल 28 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। सुचारू और हिंसा मुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कड़ाके की ठंड के कारण चुनाव प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, लेकिन बाद में इसमें तेजी आने की संभावना है। 8वें चरण के मतदान में आज 168 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से महिला प्रत्याशियों की संख्या 46 है। 6,40,000 से अधिक मतदाता आज 8वें चरण के मतदान में अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इन मतदाताओं के लिए 1,703 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। जिला विकास परिषद के पहले 7 चरणों के मतदान में भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। प्रदेश इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने मतदाताओं से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर आज 8वें और अंतिम चरण के मतदान में भाग ले। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। वे आज दोपहर मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले श्री शाह मिदनापुर में सिद्धेश्वरी काली मंदिर में पूजा करेंगे। वे स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को भी श्रद्धांजलि देंगे। कल गृहमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय जाएंगे, जिसे 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। उसके बाद श्री शाह बीरभूम में रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हैदराबाद के पास डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। वे 2 दिन के दौरे पर कल शाम वायुसेना अकादमी पहुंचे। भारतीय वायुसेना में विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेटों के सेवा में जाने से पहले का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरे होने के अवसर पर सैन्य भव्यता के साथ संयुक्त स्नातक परेड की पूरी तैयारियां हो गई हैं। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह स्नातक प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति का कमीशन प्रदान करेंगे। समारोह में उड़ान और नौवहन प्रशिक्षण पूरा करने वाले फ्लाइट कैडेटों को विंग्स और ब्रेवेट्स भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के बाद वायुसेना के विमान हवाई करतब का प्रदर्शन करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है और इसके सराहनीय परिणाम
आ रहे हैं। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक दिवस की अध्यक्षता करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री की दूरदर्शी योजना है ताकि देश को स्वावलंबी राष्ट्र बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय वस्तुओं के प्रति मुखर आग्रह, वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री के आह्वान को सफल बनाने के लिए अल्पसंख्यक खुद पहल करते हुए और मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और अन्य योजनाओं में भागीदारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में बहुपक्षीय समन्वय, रोकथाम और रोगियों पर केंद्रित बेहतर देखभाल के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में टीबी रोग को अधिसूचित, सूचित रोग घोषित करने से इसकी पहचान करने और बगैर जानकारी के मामलों के अंतर को कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि 2017 में जहां टीबी के बगैर जानकारी के मामले 10 लाख थे, वहीं 2019 में ये घटकर 2,40,000 रह गए। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी और छाती की बीमारियों से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन की प्लेटिनम जयंती को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने टीबी का पता लगाने की क्षमता का काफी विस्तार किया है। अभी देश भर में 21,000 से अधिक माइक्रोस्कोपिक केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी टीबी मरीजों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। मरीजों के खर्च पूरा करने और इलाज से संबंधित नियमों के अनुपालन की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को विपक्षी दलों के दुष्प्रचार से भ्रमित न होने की सलाह दी। कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहेगी। प्रधानमंत्री आज सुबह 10:30 बजे वाणिज्य संगठन एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों के 8वें और अंतिम दौर का मतदान जारी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। अमेरिका ने चीन की चिप बनाने वाली कंपनी SMIC पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की रोक लगाई। और क्रिकेट में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत 1 विकेट पर 9 रन से आगे खेलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी को पहले कोविड संक्रमण हुआ है या नहीं, इसके बावजूद कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कोविड संबंधी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसी ही असरकारक होगी। मंत्रालय ने कहा है कि पहले चरण में कोविड वैक्सीन कुछ चुनिंदा प्राथमिकता वाले समूहों को दी जाएगी क्योंकि उन पर कोविड का अधिक खतरा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैक्सीन का अंतिम परीक्षण विभिन्न चरणों में है और सरकार इस वैक्सीन की खुराक लोगों को जल्द देने की तैयारी कर रही है। कोविड टीकाकरण के शुरुआती चरण में कोविड-19 के टीके स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा टीके की उपलब्धता के आधार पर 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों और 50 से कम उम्र वाले उन लोगों को भी दिया जाएगा जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 का टीका लगवाना स्वैच्छिक है। हालांकि मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी व्यक्ति को बीमारी से सुरक्षा पाने के लिए टीका जरूर लगवाना चाहिए। टीका लगवाने से कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। इस कारण से लोगों को यह सलाह दी गई है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए कोरोना वायरस का टीका जरूर लगवाएं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.4% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 95,20,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। उपचार करा रहे रोगियों की संख्या केवल 3.14% रह गई है और इस समय लगभग 3,13,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 99 लाख से अधिक हो गई है। मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। मृतकों की संख्या 1,44,789 हो गई है। दिल्ली में कल 1,418 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 6,14,000 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से अब तक 5,93,000 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।
कल 2160 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 37 की मृत्यु हो गई। इन्हें मिलाकर राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 10,029 हो गई। वर्तमान में दिल्ली में 11,419 संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। गुजरात में कल कोविड के 1075 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.89% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,33,263 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,16,683 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,155 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 89,44,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 232 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 173 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,360 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 64 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 9 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,220 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सभी आउटडोर खेलों के लिए प्रशिक्षण फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई। हालांकि सरकार ने अगले आदेश तक प्रतियोगिताओं या प्रशिक्षण शिविरों की अनुमति नहीं दी है। महाराष्ट्र सरकार ने खेल निकायों को 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी समूहों के लिए अलग से अभ्यास सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उन्हें वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण की अनुमति नहीं है। बिहार सरकार ने कोविड-19 सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कक्षा 9 से ऊपर के वर्ग के लिए सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 4 जनवरी से खोलने का फैसला किया है। ये फैसला राज्य सरकार के आपात प्रबंधन समूह ने लिया है। प्रमुख शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा, यदि सब कुछ अच्छा रहा तो निचली कक्षाओं को खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से अनुमति दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि सभी निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने और अपने परिसर को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी होगी। सभी राजकीय स्कूलों में प्रत्येक छात्र को 2 मास्क मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। बिहार के सभी निजी और राजकीय स्कूल और कोचिंग संस्थान कोविड-19 के कारण 15 मार्च से बंद थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना वायरस टीके के युक्ति संगत वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक टीकाकरण इंटेलिजेंस नेटवर्क ई-विन आरंभ किया है। वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू ने ई-विन की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपराज्यपाल को शीत भंडारण केंद्रों के विस्तृत डेटा संग्रह और ई-विन क्लाउड सर्वर में डेटा अपलोड करने का काम पूरा होने की जानकारी दी गई। ई-विन के जरिए सभी जिलों में टीकाकरण की जानकारी रखी जा सकेगी। हर जिले में 20 टीकाकरण रखरखाव और शीत भंडार प्रबंधक, 2 परियोजना अधिकारी और 1 वरिष्ठ परियोजना अधिकारी तैनात किए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत में कोविड-19 के टीके विकसित किए जाने की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने लोगों को टीका उपलब्ध होने के बाद भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सभी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी है। ओवर द पीरियड ऑफ 9 मंथ कोविड में हमारी जानकारी बदलती रही, लोगों के नैरेटिव्स बदलते रहे। पहले हमें जानकारी नहीं था, हम प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर बाद में ट्रीटमेंट मॉडलिटी के बारे में बात हुई। वैक्सीन के बारे में चिकित्सा जगत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर ये वैक्सीन जो है 100% प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें हो जाएं। लेकिन वैक्सीन के लेने से पहले, वैक्सीन के लेने के दौरान और वैक्सीन के लेने के बाद भी जो सबसे बड़ा वैक्सीन है वो आपका संयम और सतर्कता है। आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स बराबर बनाए रखना है और इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है। वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा है। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक के संचालन की व्यापक रूपरेखा दी गई है। नीति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के भी प्रस्ताव रखे गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नई शिक्षा नीति अगले वर्ष तक देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधारों और बदलावों को दिशा प्रदान करने का दस्तावेज है।
उत्तर प्रदेश में संभल जिले के गांव मुकर्रबपुर के जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक मोहम्मद कासिम आजकल काफी उत्साहित हैं। कोरोना के टीके की खोज का इससे कोई लेना देना नहीं। उनके उत्साह का कारण केंद्र द्वारा हाल ही में घोषित नई शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात जो है देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें किसी और देश की नकल नहीं की गई है और अपनी भाषाओं पर, भारतीय भाषाओं पर और मातृभाषा पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ सकेंगे और अधिक सहजता से सीख सकेंगे। उन भाषाओं से संबंधित भाषा शिक्षकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बसी साहित्यकार डॉक्टर दीपा गुप्ता कहती हैं, नई शिक्षा नीति छात्रों को रट्टा मारने की परंपरा और मजबूरी से मुक्त करके उन्हें सोचना और समझना सिखाएगी। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था रट्टा मारने की प्रवृत्ति की पोषक है और इस व्यवस्था में ऐसे बच्चे प्राय पिछड़ जाते हैं। 5वीं क्लास तक बच्चा जब अपनी नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई करेगा तो निश्चित रूप से वो अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़ सकेगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो किसी विशेष कारण से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस नीति में भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाने बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता है। तो नई शिक्षा नीति 2020 आ रही है। ये जहाँ अंतिम छोर के बच्चों को पूरी विकास की संभावनाओं को देगी, वहीं विविध क्षेत्रों में आगे बढ़कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का न केवल स्वाभिमान सम्मान बढ़ाएगी बल्कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की है, कि आत्मनिर्भर भारत की बात की है, इन दोनों को करने में ये जो नई शिक्षा नीति है वो निश्चित रूप में एक आधारशिला बनेगी। न जाने कब से सुनते आ रहे हैं कि हम लॉर्ड मेकाले के प्रोटोटाइप क्लर्क बनाने के मिशन वाली शिक्षा नीति का पालन करते आए हैं, मगर अब एक विवर्तनिक परिवर्तन हुआ है और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को वास्तविक शिक्षा के जमीनी स्तर की दृष्टि से क्रांतिकारी बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि है। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। आकाशवाणी अपने संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम का आज 25वां अंक प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम इस वर्ष 4 जुलाई को शुरू किया गया था और तब से प्रत्येक शनिवार को इसे प्रसारित किया जाता है। 25वें अंक के प्रसारण के विशेष अवसर पर डॉक्टर जहां आरा की संस्कृत के प्रति रुचि और प्रेरक यात्रा श्रोताओं के साथ साझा की जाएगी। आप सुनेंगे कि उत्तर प्रदेश के मऊ शहर से संबंध रखने वाली डॉक्टर जहां आरा ने संस्कृत में पोस्ट डॉक्टरल की उच्च शिक्षा कैसे हासिल की और संस्कृत अनुसंधान के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी का 25वां विशेष संस्करण इस शनिवार प्रातः 11:20 से तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 IISF इस वर्ष 22 से 25 दिसंबर तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर यह सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। इस वर्ष के IISF का मुख्य विषय है आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। ये महोत्सव जाने माने भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती पर 22 दिसंबर से शुरू होगा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को समाप्त होगा। आकाशवाणी से साक्षात्कार में विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव जयंत सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि IISF का उद्देश्य हमारी युवा पीढ़ी को उन नई तकनीकों के बारे में जागरूक करना है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षितिज पर आगे नहीं आ रही हैं, ताकि वे अपने जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुसरण कर सकें। आप इस साक्षात्कार के प्रमुख अंश FM गोल्ड चैनल के परिक्रमा कार्यक्रम में और अन्य मीटरों पर शाम 4:30 बजे से सुन सकते हैं। अमेरिका ने चीन की चिप बनाने वाली एक शीर्ष कंपनी सेमीकंडक्टर निर्माण अंतर्राष्ट्रीय निगम SMIC पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करने की रोक लगा दी है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से चीन ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के खतरे को देखते हुए ये रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि हम उन्नत अमेरिकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल प्रतिद्वंदी देश की सैन्य शक्ति बढ़ाने में नहीं होने देंगे। अमेरिकी सरकार ने SMIC पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन
भारत आज अपनी दूसरी पारी में कल के स्कोर 1 विकेट पर 9 रन से आगे खेलेगा। कल खेल समाप्त होने के समय मयंक अग्रवाल और जसप्रीत बुमराह क्रीज पर थे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर अब तक 62 रन की बढ़त बना ली है। भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। धन्यवाद सिद्धार्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कृषि कानूनों पर दिए गए वक्तव्य को सभी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान लिखता है, ना मंडियां बंद होंगी ना एमएसपी। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, वो कहते रहे हमने किया। अमर उजाला लिखता है, एमएसपी जारी है, रहेगी। कानून का श्रेय ले ले विपक्ष पर, किसानों को गुमराह न करें। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, रातों रात नहीं बने कानून, लंबे समय से हो रही थी मांग। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, मोदी का प्रणाम, मान जाए किसान। पीएम ने हाथ जोड़ किसानों को दिलाया भरोसा। दैनिक भास्कर लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष से किसानों को गुमराह न करने को कहा। अगर शंका है तो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बात करने को तैयार हूं। बकौल पंजाब केसरी, पीएम मोदी का सीधा संवाद और चेतावनी, किसान जालसाजों से सावधान रहें। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के वक्तव्य को दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भारत को सुपर पावर बनाने में डीआरडीओ वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पत्र ने जनरल रावत के हवाले से लिखा है, भविष्य में होने वाली जंग भारत स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और दुश्मनों को हराएगा। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध पर भारत चीन में राजनयिक स्तर की बातचीत होने को नवभारत टाइम्स ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 11 हफ्ते बाद भारत और चीन में हुई बात। दोनों सेनाओं के सीनियर कमांडरों के बीच 9वें दौर की बातचीत भी जल्द होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को विपक्षी दलों के दुष्प्रचार से भ्रमित न होने की सलाह दी। कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहेगी। प्रधानमंत्री आज सुबह 10:30 बजे वाणिज्य संगठन एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों के 8वें और अंतिम दौर का मतदान जारी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। अमेरिका ने चीन की चिप बनाने वाली कंपनी SMIC पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की रोक लगाई। और क्रिकेट में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत 1 विकेट पर 9 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।